नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज चली है। आज क्लास है आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से बताएं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूनानी, मध्यकालीन लेखकों, आर्यभट्ट, ब्रह्मवर्त। तो इसका राइट आंसर होगा यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? बताएं। 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा 4। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी मिलती है वो हमें 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला आपका धर्म ग्रंथ, सेकंड मिलती है हमें ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड जानकारी मिलती है हमें विदेशियों का विवरण, उसके बाद फोर्थ जानकारी मिलती है हमें पुरातत्व संबंधी विवरण। तो इसे भी आप याद रखें। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? वेद, संहिता, वेदांग, ज्योतिष। बताएं क्या उसका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसे कहा जाता है संहिता। बी ऑप्शन इज राइट। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। कितने वेद हैं आपके? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं और इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। जो जितने भी आपके बुद्ध हैं उनके जो जीवन संबंधी जो कथानकों का विवरण मिलता है वो किस में मिलता है? कथा वस्तु, संहिता, वेदांग, जातक। 4 ऑप्शन आपके पास है। सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा कथा वस्तु में जो आपके बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी आपकी घटनाएं हैं उनके कथानकों का विवरण मिलता है। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगों की संख्या कितनी है? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हमीरपुर बोर्ड की एग्जाम के लिए। अंगों की संख्या कितनी है? इसमें से मुझे आप ये बताएं अंगों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपके करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से ताकि जो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंगों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी 12 अंगों की संख्या है। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांग कितने हैं? जल्दी से बताएं वेदांग कितने हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसके बारे में सही आंसर बता पाता है। वेदांग कितने हैं? तो ये आपके 6। कौन कौन से? ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। शिक्षा, नेक्स्ट है आपका ज्योतिष, ये भी आपको याद होने चाहिए। कल्प, फोर्थ है आपका व्याकरण, फिफ्थ है आपका निरुक्त, सिक्स है आपका छंद। तो कितने वेदांग है आपके? 6। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो ये आपका यजुर्वेद, बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मंत्रों का संकलन है? जल्दी से बताएं, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मंत्रों का संकलन है? जल्दी से बताएं, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मंत्रों का संकलन है? जल्दी से बताएं, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मंत्रों का संकलन है? तो वो है आपका सामवेद। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने सुझाव कमेंट में जरूर दीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे वो कवर करवा दिए जाएंगे। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका सामवेद। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएं। किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जल्दी से बताएं, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। आपका सबसे पुराना वेद है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद कौन सा है? जो आपका पहला वेद है वो ऋग्वेद, और अंतिम वेद कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो वो है आपका अथर्ववेद। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है? जल्दी से बताएं, किस वेद में 250 अग्नि के लिए एंड 250 ऋचाओं की रचना की गई है? जल्दी से बताएं, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किस वेद में की गई है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो वो की गई है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? जल्दी से बताएं। मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन, गुप्त वंश, गुलाम वंश। जो विष्णु पुराण था वो किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश से ये संबंधित था। इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के तरफ एग्जाम पूछे जाएं ये क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन, गुप्त वंश, गुलाम वंश। तो ये था आपका आंध्र सातवाहन। बी ऑप्शन इज राइट। मैंने बताया आपको विष्णु पुराण किस से संबंधित था? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित था? आंध्र सातवाहन वंश। ये रहा अंतिम क्वेश्चन। वायु पुराण वंश किस वंश से संबंधित था? अंतिम क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का। उसके बाद आपके हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। वायु पुराण किस वंश से संबंधित था? जल्दी से बताएं, वायु पुराण किस वंश से संबंधित था? तो ये था आपका गुप्त वंश का। तो अब हम करते हैं हिंदी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। विलास का विलोम शब्द क्या होगा? तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम होंगे, विलोम शब्द आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका टीजीटी कमीशन हो, शास्त्री कमीशन हो, इस हिंदी एलटी कमीशन हो, क्लर्क हो, एक विलोम शब्द आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो विलास का विलोम शब्द क्या होगा? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। विलास का विलोम शब्द क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा तप विलास का विलोम शब्द होगा। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने काम कर लिया होगा कौन सा वाक्य है? पहले तो मुझे आप ये बताओ, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपको एलटी कमीशन, जितने भी आपके टेट होंगे आने वाले, अभी तो आपके टेट हो चुके हैं, ये एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम करवाए जाएंगे उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। इसे भी आप याद रखें। और सबसे पहले बात करें विधानवाचक। पहले तो आप मुझे ये बताएं विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक, अगर किसी को इसकी डेफिनेशन याद हो प्लीज मुझे बताएं। विधानवाचक तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे कहते हैं विधानवाचक। सूचना मिले उसे कहते हैं विधानवाचक। एग्जाम्पल, मैंने दूध पिया, ये आपके विधानवाचक के उदाहरण है। वर्षा हो रही है, तो ये आपको सूचना मिल रही है। तो इस तरह के आपके एग्जाम्पल आते हैं विधानवाचक में। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे कहते हैं विधानवाचक। नेक्स्ट बात करें निषेधवाचक क्या होता है? अगर किसी को इसकी डेफिनेशन याद हो प्लीज मुझे बताएं। तो जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं निषेधवाचक। एग्जाम्पल, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, ये आपके निषेधवाचक के उदाहरण है। इसमें आपका कोई भी कार्य या उसे करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं निषेधवाचक। नेक्स्ट बात करें आज्ञावाचक। अगर आज्ञावाचक किसी को डेफिनेशन याद प्लीज मुझे बताएं। इस वाक्य में क्या होता है? इस वाक्य में आपको किसी को आज्ञा देनी हो, या किसी से प्रार्थना करनी हो, या किसी को उपदेश देना हो आदि का ज्ञान करवाए जाए उसे कहते हैं आज्ञावाचक। एग्जाम्पल, बाजार जाकर फल ले आओ, तो ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाजार जाके फल ले आओ। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, तो उसे ये प्रार्थना की जा रही है। नेक्स्ट बात करें बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें आपका उन्हें उपदेश दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें आपको ये आपके आज्ञावाचक के उदाहरण है, तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? किसी को पता तो प्लीज बताएं। संदेहवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे कहते हैं संदेहवाचक। एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, वर्षा होने वाली है, तो ये आप संभावना कर रहे हैं कि वर्षा हो सकती है, होने वाली है, तो ये संभावना की जा रही है, तो ये संदेहवाचक के उदाहरण है। तो उसने काम कर लिया होगा कौन सा वाक्य है? तो ये आपका संदेहवाक्य। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनू हंसती है कौन सी क्रिया है? जल्दी से बताएं। मोनू हंसती है कौन सी क्रिया है? तब तक हम बात करें अकर्मक क्रिया की। अगर अकर्मक क्रिया किसी को डेफिनेशन याद है प्लीज मुझे बताएं। इन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आना जाना, हंसना रोना, बैठना दौड़ना, खेलना, ये आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए आप अकर्मक क्रिया के रूल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आना जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना और बैठना, ये आपके अकर्मक क्रिया के रूल हैं 7। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सोन हंस रहा है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है।
सोन आना चाहता है, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया। तो इस तरह के मैंने आपको रूल बता दिए। आना, जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, बैठना, ये आपके अकर्मक क्रिया के रूल हैं। नेक्स्ट बात करें सकर्मक क्रिया के कौन कौन से महत्वपूर्ण रूल है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो इन क्रियाओं में हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। सपोज करो आप खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें हमें कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। किसी को आप कह रहे हैं या किसी को आप सामान बेच रहे हैं, तो ये आपके कर्म क्रिया के महत्वपूर्ण रूल हैं। कौन कौन से हैं? लिखना, पढ़ना, दिखाना, सौंपना, किसी को कहना, बेचना, बनाना और समझाना, ये आपके कर्म क्रिया के महत्वपूर्ण रूल हैं। तो इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो मोनू हस्ती है कौन सी क्रिया है? तो ये होगी आपकी अकर्म क्रिया। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवग्रह कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। नवग्रह कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तो जितने भी इसके महत्वपूर्ण रूल थे, डेफिनेशन थी, उसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। नवग्रह कौन सा समास है? तो ये आपका द्विगु समास। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु समास का नाम क्या होगा? जल्दी से बताएं। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु समास का नाम क्या होगा? इसकी जितनी भी आपकी डेफिनेशन थी, महत्वपूर्ण रूल थे, उसके बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आप साइट में भी जाके देखकर अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु का समास क्या होगा? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताएं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं आपके 3। कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सरल वाक्य, नेक्स्ट बात करें संयुक्त वाक्य, नेक्स्ट बात करें मिश्रित वाक्य। तो ये आपके रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। देवालय शब्द में कौन सी संधि होगी? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। देवालय शब्द में कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, देवालय शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये होगी आपकी स्वर संधि। अगर स्वर संधि की आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो स्वर के बाद स्वर अर्थात स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? वो आपके 5। उसे भी आप याद रखें। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि आपके स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो ये होगी आपकी स्वर संधि। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क च ट प कौन से व्यंजन है? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। क च ट प कौन से व्यंजन है? जल्दी से बताएं। बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकले उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसे भी आप याद रखें। तो आप मुझे ये बताएं क च ट कौन से व्यंजन है? तो ये होंगे आपके स्पर्श व्यंजन। बात करें अंतस व्यंजन कौन कौन से, अगर किसी को पता हो प्लीज बताएं। जल्दी से बताएं अंतस व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये आपके य र ल वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। बात करें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो श श स ह आपके ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्रो। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके आने वाले, आपको एलटी कमीशन, जेपटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने एग्जाम होंगे, इस तरह क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं। तो
कोचोटोप कौन से व्यंजन है? ये आपके स्पर्श व्यंजन। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये आपका अत्यधिक, बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताएं। प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति बैठे हैं, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, आपके एक एक शब्द तुले हुए थे, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उग्र शब्द का विलोम कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। उग्र शब्द का विलोम कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं, उग्र शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सौम्य। उग्र शब्द का विलोम होगा। तो आप जानते हैं कि वीडियो के अंत में जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पिछले कल हमने जम्मू कश्मीर एंड केरल एंड उत्तराखंड में जो भी आपके महत्वपूर्ण झील थी उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम करेंगे जितनी भी आपकी राजस्थान में महत्वपूर्ण झील है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजसमंद झील आपके कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। राजसमंद झील आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, पिशोला झील भी आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, सांबर झील किस स्टेट में स्थित है? सांबर झील किस स्टेट में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, सातताल झील कहाँ स्थित है? ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, लुनकरसर झील कहाँ पे स्थित है? लुनकरसर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें, जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, फतेह सागर झील कहाँ पे स्थित है? फतेह सागर झील कहाँ पे स्थित है? यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें, डीडवाना झील कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।